नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके चैनल के लिए एक दिलचस्प और भाव उत्तेजक कहानी लेकर आए हैं। शादी की रात, फ्रांसीसी महान कथाकार गाय दी मोपासां की एक बेहतरीन लघु कथा। कहानी एक दूल्हे दुल्हन के विवाह के तुरंत बाद की रात से शुरू होती है, उस पल से जिसे हर कोई खुशी और प्रेम से भरपूर कल्पना करता है। लेकिन इसी खुशियों के बीच एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, जब पति अचानक बिना बताए चला जाता है और पत्नी अकेले उस रात से लड़ती है। यह कहानी सिर्फ एक शादी के अवसर की नहीं है, बल्कि इंसानी विश्वास, अकेलेपन और आशाओं का संघर्ष भी है, जब एक नई जिंदगी की शुरुआत ही सवालों से भर जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है उस शादी की रात में। शुरू करते हैं। मेरी प्यारी जेनवीव, तुमने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें अपने हनीमून के सफर के बारे में बताऊं। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं इसकी हिम्मत भी करूंगी? आह मक्कार, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, तुमने मुझे कुछ अनुमान भी नहीं करने दिया। लेकिन वहां किसी से कुछ भी नहीं। अब तुम्हारी शादी को 18 महीने हो चुके हैं। हाँ, 18 महीने। तुम, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जो पहले कहती थी कि तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती, और तुम में इतनी उदारता भी नहीं रही कि मुझे आगाह कर देती। काश तुम बस इशारा ही कर देती। काश तुमने मुझे होशियार ही कर दिया होता। काश तुमने मेरे मन में एक हल्का, मामूली सा शक ही पैदा कर दिया होता। तुमने मुझे उस विचित्र, भयंकर भूल करने से रोक लिया होता, जिस पर मैं आज भी शर्मसार हो जाती हूं, और जिस पर मेरे पति अपने मरते दम तक हंसेंगे। अकेली तुम ही जिम्मेदार हो इसके लिए। मैंने अपने आप को भयंकर रूप से हमेशा के लिए हास्यास्पद बना लिया है। मैंने ऐसी भूल की है जो स्मृति से कभी नहीं मिटती, और यह सब तुम्हारी गलती से। दुष्ट। ओह, काश मैं जानती होती। रुको, मुझे लिखने से हिम्मत मिल रही है, और मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन वादा करो, तुम बहुत ज्यादा नहीं हंसोगी, और किसी प्रहसन की उम्मीद मत करना। यह एक नाटक है। तुम्हें मेरी शादी की याद है? मुझे उसी शाम हनीमून के सफर पर निकलना था। बेशक मैं पॉलेट जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके बारे में जीप ने हमें अपने आध्यात्मिक रोमांस के हास्यकर विवरण अबाउट मैरिज में बताया है। अगर मेरी मां ने मुझसे वही कहा होता जो मैडम ओत्रेताओं ने अपनी बेटी से कहा था, तुम्हारा पति तुम्हें अपनी बाहों में लेगा, और तो मैंने सचमुच पॉलेट की तरह हंसते हुए जवाब नहीं दिया होता कि और आगे मत बताओ मां, आपकी तरह मुझे भी सब पता है। जहां तक मेरा सवाल है तो मुझे कुछ भी नहीं पता, और मां, मेरी बेचारी मां, जो हमेशा डरी रहती हैं, इस नाजुक मसले को उठाने की हिम्मत ही नहीं करती। हाँ, तो शाम को 5 बजे नाश्ते के बाद उन्होंने हमें बताया कि गाड़ी इंतजार कर रही है। मेहमान जा चुके थे, मैं तैयार थी। मेरे कानों में अभी भी गूंजती है सीढ़ियों पर वह संदूकों की आवाज और पापा का वह नाक छिनकना, जो इस बात का संकेत था कि वह रो रहे थे। मुझे सीने से लगाते हुए उन्होंने कहा था, हिम्मत रखना। मानो मैं दांत निकलवाने जा रही थी। जहां तक मां का सवाल है, तो उनका तो फुहारा चल रहा था। मेरे पति मुझे कष्टपूर्ण विदाई की इन रस्मों को जल्दी से निपटाने को कह रहे थे, और मैं खुद आंसुओं में डूबी थी। हालांकि बहुत खुश थी। इसे समझाना आसान नहीं है, लेकिन है ये बिल्कुल सच। अचानक मुझे लगा कोई मेरी पोशाक खींच रहा है। ये बीजू था, जिसे सुबह से बिल्कुल भुला ही दिया गया था। बेचारा अपने अंदाज में मुझे विदा कह रहा था। इससे मेरे दिल को हल्का सा झटका लगा, और मुझे अपने कुत्ते को सीने से लगाने की तीव्र इच्छा हुई। मैंने उसे पकड़ लिया, तुम्हें तो याद है, वह मुट्ठी बराबर है, और उसे बेतहाशा चूमने लगी। मुझे जानवरों को सहलाना बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे मधुर आनंद मिलता है, और मुझे एक तरह की सुखद कनपकनपी होती है। जहां तक उसका सवाल है, तो वह बिल्कुल पागल जैसा हो रहा था। वह अपने पंजों को लहरा रहा था, मुझे चाट रहा था, और दांत मार रहा था, जैसा कि वह बहुत संतुष्ट होने पर करता है। अचानक उसने मेरी नाक को अपने दांतों में ले लिया, और मुझे लगा उसने सचमुच मुझे काट लिया है। मैंने धीमे से चीख निकाली और कुत्ते को नीचे छोड़ दिया। उसने काट तो लिया था, लेकिन खेल खेल में सारे लोग परेशान हो गए। वे पानी, सिरका और सूती कपड़े के कुछ टुकड़े लेकर आए।
मेरे पति ने खुद दवा की। आखिर कुछ नहीं हुआ था, बस उसके दांतों से 3 छोटे छोटे छेद बन गए थे। 5 मिनट बाद खून बंद हो गया और हम चल दिए। तय यह हुआ था कि हम करीब 6 हफ्तों के लिए नॉर्मंडी होते हुए सफर पर जाएंगे। उस शाम हम डीएप पहुंचे। शाम से मेरा मतलब आधी रात है। तुम्हें तो पता ही है मुझे समुद्र कितना अच्छा लगता है। मैंने अपने पति से कह दिया कि जब तक उसे देख नहीं लेती सोने नहीं जाऊंगी। वह जैसे इसके विपरीत सोच रहे थे। मैंने हंसते हुए उनसे पूछा कि क्या नींद आ रही है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं मेरी जान, लेकिन तुम्हें जरूर समझना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ अकेला होना चाहूंगा। मुझे आश्चर्य हुआ। मेरे साथ अकेले? मैंने जवाब दिया, लेकिन आप पेरिस से सारे रास्ते ट्रेन में मेरे साथ अकेले ही तो थे। वह हंस दिए, हाँ, लेकिन ट्रेन में वह हमारे कमरे में होने से बिल्कुल अलग है। मैं हार मानने वाली नहीं थी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, मैंने कहा, हम समुद्र किनारे अकेले होंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तय था कि वह खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वह रात भव्य थी। वह उन रातों में से थी जो मन में शानदार अस्पष्ट विचार लाती है, ख्यालों से अधिक शायद सनसनी लाती है, जो यह इच्छा लाती है कि अपनी बाहें इस तरह खोलें जैसे वे पंख हों और आसमान को बाहों में भर लें। लेकिन कैसे व्यक्त कर सकती हूं मैं इसे? हमें हमेशा ऐसा लगता है कि इन अज्ञात चीजों को समझा जा सकता है। वातावरण में एक स्वप्निलता थी, एक कविता थी, एक अलग तरह की खुशी थी जो धरती पर नहीं होती, एक तरह का अनंत नशा था जो सितारों, चांद, रुपहले, चमकते पानी से आता है। ये जीवन के सर्वश्रेष्ठ क्षण होते हैं। वे एक अलग अस्तित्व, एक अलंकृत, रोचक अस्तित्व की झलक होते हैं। वे उसकी अभिव्यक्ति हैं, जो हो सकता है या शायद जो होगा। फिर भी मेरे पति लौटने को अधीर लग रहे थे। मैंने उनसे कहा, आपको ठंड लगी है क्या? नहीं। तो फिर वहां उस छोटी सी नाव को देखिए जो पानी पर सोई सी लगती है। क्या इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है? मैं तो यहां खुशी खुशी भोर होने तक रुकूंगी। बताइए, क्या हम यहां रुककर भोर की लालिमा को देखेंगे? उन्होंने शायद सोचा कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूं और बहुत जल्दी ही वह मुझे जबरदस्ती होटल वापस ले गए। काश मैं जानती होती। ओह बेचारे वह। जब हम अकेले हो गए तो न जाने क्यों मुझे शर्म महसूस हुई, जैसे मेरे साथ जबरदस्ती हुई हो। कसम खाकर कहती हूं मैं। आखिर में मैंने उन्हें बाथरूम में भेज दिया और खुद बिस्तर में घुस गई। ओह मेरी प्यारी, आगे कैसे बताऊं? खैर, कहे देती हूं। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने मेरी मासूमियत को शरारत समझा, मेरी बेहद सादगी को बदचलनी समझा, मेरी विश्वासपूर्ण बेपरवाही को किसी तरह की चालबाजी समझा और उस नाजुक बंदोबस्त की तरह कोई ध्यान नहीं दिया था, जो इसलिए जरूरी होता है कि जो व्यक्ति इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, वह इन रहस्यों को समझे और स्वीकार कर सके। अचानक मुझे विश्वास हो गया कि उनका दिमाग खराब हो गया है। फिर भय ने मुझे जकड़ लिया। मैंने उनसे पूछा कि मुझे मारना चाहते हैं क्या? जब आतंक का आक्रमण होता है तो व्यक्ति तर्क नहीं करता, आगे नहीं सोचता, वह पागल हो जाता है। 1 सेकंड में मैंने न जाने क्या क्या भयावह कल्पनाएं कर डाली थीं। मैंने अखबारों में छपने वाली तमाम तरह की कहानियों के बारे में, रहस्यमय अपराधों के बारे में, कमबख्त मर्दों से ब्याही कमसिन लड़कियों को लेकर होने वाली कानाफूसी के बारे में सोच डाला। मैं उनसे लड़ पड़ी, उन्हें दूर छिटका दिया। डर मुझ पर हावी हो गया। मैंने उनकी मूंछ का एक बाल भी उखाड़ दिया और इस कोशिश से आजाद होकर मैं उठ गई और बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई दरवाजे की तरफ भागी। मैंने सिटकनी खोली और लगभग नंगी ही जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर गई। दूसरे दरवाजे खुल गए। नाइट ड्रेस पहने आदमी हाथों में बत्तियां लिए दिखाई दिए। मैं उनमें से एक आदमी की बाहों में जा गिरी, उससे सुरक्षा की गुहार करने लगी। उसने मेरे पति पर हमला कर दिया। इससे अधिक इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं रहा। वे लड़ पड़े और चिल्लाए, फिर वे हंस पड़े, इस अंदाज में हंसे कि तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। तहखाने से लेकर दुछत्ती तक वहां रह रहे सारे लोग हंसने लगे। मैंने अपने आसपास के कमरों और गलियारों में हंसी के ठहाके सुने।
रसोई में काम करने वाली छत के नीचे हंस रही थी और चपरासी ड्योढ़ी में अपनी बेंच पर हंस हंसकर दोहरा हुआ जा रहा था। जरा सोचो तो, एक होटल में। जल्दी ही मैं अपने पति के साथ अकेली थी। उन्होंने मुझे सरसरी तौर पर थोड़ा बहुत समझाया, जैसे कोई ऑपरेशन होने से पहले उसके बारे में समझाता है। वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। मैं भोर का प्रकाश होने तक रोती रही और दरवाजा खुलते ही हम चल दिए। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन हम पूर्विल पहुंचे, जो स्नान के लिए महज एक कच्चा घाट है। मेरे पति ने मेरी छोटी छोटी बातों पर खूब ध्यान दिया और मेरी खूब परवाह की, खूब प्यार दिखाया। उस पहली गलतफहमी के बाद वह सम्मोहित दिखाई दे रहे थे। पिछली शाम की अपनी उस करतूत पर शर्मिंदा और अत्यंत दुखी भी। मैं भी अपनी कोशिश पर शांत और सीधी हो गई थी। लेकिन तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि जब मुझे उस बदनाम रहस्य के बारे में पता चला, जिसे ये लोग कमसिन लड़कियों से छिपाते हैं, तो हेनरी को लेकर मुझ में कितना आतंक, कितनी अरुचि और लगभग घृणा पैदा हो गई। मैं निराश हो गई, मौत सी उदास हो गई और हरेक बात पर ध्यान देने लगी। अपने बेचारे माता पिता के पास होने की चाह ने मुझे खूब सताया। अगले दिन के बाद हम एट्रिएट पहुंचे। सभी स्नान करने वाले उत्तेजित थे। एक जवान औरत को किसी छोटे कुत्ते ने काट लिया था और हाल ही में रेबीज से उसकी मौत हो गई थी। जब मैंने होटल की मेज पर यह चर्चा होते सुनी तो मेरी पीठ पर जोर की कंपकंपी दौड़ गई। मुझे फौरन लगा कि मेरी नाक दुख रही थी और मेरे तमाम अंगों में मुझे अजीब सा एहसास हुआ। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं अपने पति को बिल्कुल भूल चुकी थी। क्या होगा अगर मैं भी रेबीज से मर गई तो? अगले ही दिन मैंने होटल के मालिक से इस बारे में थोड़ी जानकारी मांगी। उसने मुझे कुछ भयानक जानकारियां दीं। वह दिन मैंने समुद्र किनारे टहलते हुए गुजारा। मैंने सोचा, अब मैं बोल नहीं पाऊंगी। जलभीति, हाइड्रोफोबिया। कैसी भयानक मौत? हेनरी ने मुझसे पूछा। क्या बात है, उदास दिख रही हो? मैंने जवाब दिया, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरी घूरती आंखें समुद्र पर जमी थीं, लेकिन मैं उसे देख नहीं रही थी और मेरी आंखें जमी थीं फार्मों पर, खेतों पर, और मैं बता नहीं सकती थी कि मेरी आंखें क्या देख रही थीं। जिस ख्याल ने मुझे प्रताड़ित किया, मैंने उसका इकबाल नहीं किया है। एक दर्द, सच्चा दर्द मैंने महसूस किया अपनी नाक में। मैं लौट जाना चाहती थी। होटल में वापस पहुंचते ही मैं कमरे में बंद हो गई ताकि घाव की जांच कर सकूं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी मैं इस बात पर शक नहीं कर सकी कि इससे मेरा बहुत नुकसान हो रहा था। मैंने फौरन मां को एक छोटा सा खत लिखा, जो शायद पढ़ने सुनने में अजीब था। मैंने उनसे कुछ मामूली सवालों के फौरन जवाब मांगे। अपने दस्तखत करने के बाद मैंने लिखा, खास तौर पर मुझे बीजू की खबर देना न भूलें। अगले दिन मुझसे कुछ खाया नहीं गया, लेकिन मैंने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। सारा दिन मैं समुद्र किनारे बैठी रही, पानी में नहाने वालों को देखती रही। पतले, मोटे, वे सभी अपने भयंकर नहाने के कपड़ों में आए। वे सभी भद्दे दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैंने कभी हंसने की नहीं सोची। मैंने सोचा, कितने खुश हैं ये लोग। इन्हें किसी ने नहीं काटा है। वे जिंदा रहेंगे। उन्हें किसी बात का डर नहीं है। वे जैसे चाहें मनोरंजन कर सकते हैं, क्योंकि वे शांतिपूर्ण हैं। उस पल मैं अपना हाथ अपनी नाक पर ले गई। मैंने इसे छुआ। वह सूजी नहीं थी क्या? जल्दी ही मैं होटल में घुस गई। मैं अपने कमरे में बंद हो गई और आईने में इसे देखा। अरे, इसका तो रंग ही बदल गया था। अब तो मैं बहुत जल्दी मर जाने वाली हूं। उस शाम अचानक मैंने अपने पति के लिए एक तरह का कोमल एहसास किया। यह निराशा का कोमल एहसास था। वह मुझे भले लगने लगे। मैं उनकी बाह पर झुक गई। 20 बार मैंने उन्हें अपने कष्टकारी रहस्य के बारे में बताने का इरादा किया, लेकिन फिर खामोश ही रह गई। उन्होंने बड़ी बुरी तरह से मेरी अस्थिरता, मेरी आत्मिक कमजोरी को कोसा। मुझ में उनका प्रतिरोध करने की ताकत नहीं थी, संकल्प भी नहीं था। मैं सब कुछ सह लूंगी, सारे कष्ट झेल लूंगी। अगले दिन मुझे मां का एक खत मिला। उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन बीजू के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। मेरे मन में फौरन यह ख्याल आया, वह मर गया है
और वे लोग इस बात को मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी इच्छा हुई कि टेलीग्राफ दफ्तर दौड़ जाऊं और एक तार भेज दूं, लेकिन फिर एक ख्याल ने मुझे रोक दिया कि अगर वह सचमुच मर गया है तो वे लोग मुझे बताएंगे नहीं। फिर मैंने अपने आप को 2 दिन और दुख दर्द के हवाले कर दिया। मैंने फिर खत लिखा। मैंने उन्हें लिखा कि वे मेरा ध्यान हटाने के लिए मुझे कुत्ता भेज दें, क्योंकि मैं कुछ अकेली महसूस कर रही हूं। दोपहर बाद मुझे कनपकनपी का दौरा पड़ा। मैं पूरा गिलास उठाती तो उसमें से आधा तो जरूर छलक जाता। मेरी आत्मिक दशा विलाप योग्य थी। मैं झुटपुटे के समय अपने पति से बचकर चर्च भाग गई। मैंने बहुत देर तक प्रार्थना की। लौटते समय मेरी नाक में एक नए तरह का दर्द महसूस हुआ और मैं एक केमिस्ट के पास चली गई, जिसकी दुकान में रोशनी हो रही थी। मैंने उससे इस तरह से बात की जैसे मेरी एक दोस्त को कुत्ते ने काट लिया था, और उससे इस बारे में सलाह मांगी। वह एक मिलनसार व्यक्ति था और उपकार करने को तत्पर था। उसने मुझे खुलकर सलाह दी, लेकिन मैं उसकी बात पर गौर करना ही भूल गई। मेरा दिमाग इतना परेशान जो था। मुझे बस इतना याद है कि अक्सर सफाई की सलाह दी जाती है। मैंने पता नहीं किस दवा की ढेरों बोतलें इस बहाने से खरीद लीं कि उन्हें अपनी दोस्त को भेज दूंगी। मुझे जो कुत्ते मिलते वे मुझमें आतंक भर देते, मेरे अंदर यह इच्छा जगा देते कि मैं पूरी रफ्तार से वहां से भाग खड़ी होऊं। कई बार मुझे यह भी लगा कि मैं उन्हें काटना चाहती हूं। उस रात मैं भयंकर तौर पर परेशान रही। उसका फायदा मेरे पति ने उठाया। अगले दिन मुझे मां का जवाब मिला। उन्होंने कहा, बीजू बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन अगर हमने उसे ट्रेन से भेजा तो उसे बहुत हवा लग जाएगी, तो वे उसे मेरे पास नहीं भेजेंगे, तो वह मर चुका है। मैं फिर भी नहीं सो पाई। जहां तक हेनरी का सवाल है तो वह खर्राटे भर रहे थे। वह कई बार जागे। मैं ध्वस्त कर दी गई। अगले दिन मैंने समुद्र में स्नान किया। पानी में घुसकर मैं तो जैसे अभिभूत ही हो गई। मैं भयंकर तौर पर ठंडी हो रही थी। इस ठंडेपन के एहसास से मैं पहले कभी इतनी स्तब्ध नहीं हुई थी। मेरा अंग अंग कांप रहा था, लेकिन अब मेरी नाक में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। संयोगवश उन्होंने मेरा परिचय हम्मामों के मेडिकल इंस्पेक्टर से करवाया। वह एक आकर्षक व्यक्ति था। मैं बेहद होशियारी से अपने विषय पर आई। तब मैंने उससे कहा कि मेरे छोटे कुत्ते ने मुझे कई दिन पहले काटा था, और उससे पूछा कि अगर हमें कोई सूजन दिखाई दे तो क्या करना जरूरी होगा। उसने हंसते हुए जवाब दिया, आपके मामले में मैडम, मुझे बस एक ही इलाज दिखाई देता है कि आप एक नई नाक बनवा लें। जब मैं नहीं समझ पाई तो उसने कहा, वह आपके पति देख लेंगे। और जब मैं उससे मिलकर हटी तो मैं पहले जितनी ही अज्ञानी थी। उस शाम हेनरी बहुत मस्त, बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। हम कैसिनो गए, लेकिन उन्होंने खेल खत्म होने का इंतजार नहीं किया और मुझसे लौटने को कह दिया। वहां मेरी दिलचस्पी का कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उनके पीछे हो ली, लेकिन मैं बिस्तर में नहीं रह पाई। मेरी सारी नसें ढीली हो गई थीं और झनझना रही थीं। वह भी नहीं सो पाए। उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे सहलाया, मुझसे इतने प्यार और कोमलता से पेश आए मानो आखिरकार उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि मैं कितने कष्ट में थी। मैंने उनकी सहलाहटों को स्वीकार कर लिया। मैं न तो उन्हें समझ रही थी और न ही उनके बारे में सोच रही थी। अचानक एक असाधारण भयावह विपत्ति ने मुझे जकड़ लिया। मेरे मुंह से भयंकर चीख निकली। अपने पति को पीछे धकेला, जिन्होंने मुझे पकड़ रखा था। मैं अपने कमरे में भाग गई और दरवाजे पर अपना सिर और चेहरा पटकने लगी। यह आक्रोश था, भयंकर आक्रोश। मैं घबरा गई थी। हेनरी ने मुझे उठाया। वह खुद डर गए थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर परेशानी क्या है। मैं खामोश रही। अब मैं उदासीन हो चुकी थी। मैं मौत का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि कुछ घंटों की राहत के बाद एक और विपदा मुझे जकड़ लेगी, और वह अंतिम थी, जो जानलेवा होगी। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटाया और मैंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। भोर होने के क्षण में मेरे पति की झूंझला देने वाली खपत ने एक और आवेश का दौर शुरू कर दिया, जो पहले से भी लंबे समय तक चला। मेरी इच्छा हुई कि उनके कपड़े फाड़ दूं और उन्हें काट दूं, और गुर्रा पैन, यह भयंकर था
और फिर भी इसमें इतना दर्द नहीं हुआ जितना मैं मानकर चल रही थी। सुबह 8 बजे के करीब जाकर मैं 4 रातों में पहली बार सोई। 11 बजे एक प्यारी आवाज ने मुझे जगा दिया। यह मां थीं, जिन्हें मेरे खतों ने डरा दिया था और जो तुरंत मुझसे मिलने निकल पड़ी थीं। उनके हाथ में एक बड़ी सी टोकरी थी, जिसमें से हल्की हल्की भौंकने की आवाजें आ रही थीं। मैंने उसे ले लिया। मुझमें एक मूर्खतापूर्ण उम्मीद थी। मैंने उसे खोल दिया और बीजू कूदकर पलंग पर आ गया। मेरे सीने से लग गया, उछल कूद मचाने लगा, मेरे तकिए पर लोट मारने लगा। वह खुशी से उन्मत्त था। ओह मेरी प्यारी, तुम चाहो तो मेरा विश्वास कर सकती हो, अगले दिन तक मेरी समझ में सब कुछ नहीं आया। ओह वह कल्पना कैसे काम करती है यह, और कैसा लगता है यह सोचकर कि मैंने ऐसा विश्वास किया। बोलो, यह कुछ ज्यादा ही मूर्खतापूर्ण नहीं था क्या? उन 4 दिनों की यातनाओं के बारे में मैंने किसी को कभी नहीं बताया है। तुम समझ ही जाओगी कि क्यों। सोचो, अगर मेरे पति को पता होता। वह पहले ही मुझे पोरविल की मेरी करतूतों के बारे में काफी छेड़ चुके हैं। जहां तक मेरा सवाल है, तो मैं उनके मजाक पर बहुत अधिक गुस्सा नहीं हो सकती। मेरा तो काम हो गया। जिंदगी में हमें हर चीज के हिसाब से अपने आप को ढालना ही होता है। तो दोस्तों, यह थी शादी की रात, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जीवन की सबसे खूबसूरत रातें भी धोखे, अकेलेपन और सवालों से भरी हो सकती हैं। गाय दी मोपासां की लिखावट का यही खास आकर्षण है। वे सामान्य जीवन की घटनाओं के अंदर छुपी मानवीय कमजोरियों और भावनाओं को इतनी सादगी से पेश करते हैं कि हम खुद को उन पात्रों के साथ जोड़ लेते हैं। अगर यह वीडियो आपको भावुक, सोचने पर मजबूर या प्रभावित कर गया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसी शादी की रात वास्तविक जीवन में भी किसी के लिए दर्दनाक हो सकती है? ऐसी ही दिलचस्प और भाव परक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।